नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर बड़ा हमला बोला है। अनिल राजभर ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर राजनीति के लिए अपना भला करने के लिए किसी को भी बेच सकते हैं, यहां तक कि अपने मां बाप को भी बेच सकते हैं। और जिन लोगों ने समाज को बेचने का काम सही में सच कहना हाथ को जागना पड़ेगा। ये ऐसे लोग राजनीति के भला के लिए, राजनीति की रोटी सेकने के लिए, अपना भला करने के लिए, अपने परिवार का भला करने के लिए ये कब अपने बहन मतारी को भी बेच देंगे, इस पर भी भरोसा नहीं। और जिन लोगों ने समाज को बेचने का काम सही में सच कहना। तो अनिल राजभर ने यह बड़ा हमला किया है सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर। ओम प्रकाश राजभर पर यह बड़ा हमला अनिल राजभर ने किया है और कहा है कि ओम प्रकाश राजभर सियासत के लिए, राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोग जो राजनीति में हैं और ये राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये बड़ा हमला है। और ओम प्रकाश राजभर, उनकी पार्टी सुभासपा की अगर हम बात करें तो विशेष तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के तकरीबन आधा दर्जन जिलों में जो राजभर समुदाय है उनका आधार मजबूत है। वोट बैंक उनका जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में है। पहले ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हुआ करते थे, योगी सरकार में मंत्री भी थे। एनडीए में शामिल होकर ये योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री रहे। 2002 में इन्होंने अपनी ये पार्टी बनाई थी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुभासपा। 2017 में उत्तर प्रदेश चुनाव में 4 सीटों में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को जीत मिली थी और क्योंकि वो एनडीए का हिस्सा थे तो उनको मंत्रिमंडल में जगह भी दी गई। 2022 के लिए इस वक्त एक अलग मोर्चा का गठन कर एक नई लड़ाई इस वक्त सुभासपा और ओम प्रकाश राजभर की तरफ से छिड़ा गया है, जिसमें ये छोटे छोटे दलों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को भी इन्होंने अपने उस संगठन से जोड़ा है। हालांकि उस संगठन के अस्तित्व को लेकर भी कई सारे सवाल उठते रहे हैं और आज भी वो इनका मोर्चा कितना प्रभावी है, वो अस्तित्व में भी है या नहीं है, इस पर भी क्वेश्चन मार्क है। तो ये बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है और ये पूरी जो कवायद है, ये जो सियासत है, ये इसका इम्पैक्ट जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पड़ेगा। इस वक्त हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अविनीश विद्यार्थी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा और बेहतर जानकारी के साथ। अविनीश जी, राजभर की अगर हम बात करें, ओम प्रकाश राजभर लगातार एक अलग दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि उनको उनके समाज के ही एक नेता के साथ टक्कर दिया जाए। ये बात सही है और इसको लेकर के सियासी कोशिशें काफ़ी पहले से शुरू की गई। जब 2017 में पॉलिटिकल अलायंस नहीं हुआ था ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से, तभी अनिल राजभर, जो कभी समाजवादी पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष थे वो और अमर सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते थे, उनको बीजेपी अपनी पार्टी के साथ लाई और 2017 में बनारस की शिवपुर विधानसभा से अनिल राजभर को चुनाव लड़ाया गया। वो चुनाव जीते और इस दौर में वो अमित शाह के काफ़ी करीब आ गए और उसका नतीजा रहा कि जब सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बनी तो अनिल राजभर को स्वतंत्र प्रभार का मंत्रालय दिया गया। बाद में जब रीसफल हुआ मंत्रिमंडल का तो उनको कैबिनेट मंत्री भी बना दिया गया और उसकी
कवायद के पीछे जो वोट बैंक की राजनीति थी वही साफ तौर पर थी। और उसमें राजभर वोट जो करीब 4 से 5% बताया जाता है, और खासतौर पर उधर की 40-50 विधानसभाओं में गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, इन तमाम इलाकों में करीब ऐसी 40 विधानसभा सीटें हैं जिन विधानसभा सीटों में एक अच्छा जो है प्रभाव है इस वोट बैंक का। तो उस वोट बैंक को साधने की कोशिश थी बीजेपी की, और इसीलिए सकलदीप राजभर को राज्यसभा भेजा गया, अनिल राजभर को ले आकर के मंत्रिमंडल में कैबिनेट का मंत्री बनाया गया। और अब जब बलिया की धरती पर पहुंचे, जहां के प्रभारी भी हैं अनिल राजभर और जहां गढ़ माना जाता है ओम प्रकाश राजभर का, उस जगह से उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को टारगेट किया। और खास तौर पर जो बहराइच का मामला था, जहां गाजी की मजार पर असदुद्दीन ओवैसी के जाने की बात सामने आई, और उस बैकग्राउंड को इतिहास से जोड़ते हुए बीजेपी ने खासतौर पर अनिल राजभर ने हमला बोला। और हमला बोलते हुए वो लगातार काफी तीखे हमले बोले उन्होंने राजभर पर, और कहीं ना कहीं अब जवाब का इंतजार रहेगा कि ओम प्रकाश राजभर की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि दोनों के बीच तीखे रिश्ते हैं, वर्चस्व की लड़ाई है। एक को बड़ी पार्टी ने प्लेटफॉर्म दिया है और उससे काफी उम्मीदें हैं, दूसरे का एक तरीके से कहें तो बेस वोट ही राजभर है। अवनीश, यहाँ पर एक फैक्टर ये भी हो सकता है, एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजभर समुदाय के सामने एक विकल्प देने की कोशिश कर रही है। ओम प्रकाश राजभर के सामने अनिल राजभर को राजभर समाज के नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश हो रही है। नहीं, देखिए, ये कोशिश तो काफी लंबे समय से बीजेपी कर रही है, हालांकि पूरे तरीके से वो कामयाब नहीं हो पाई है, लेकिन ये कोशिश लंबे समय से है सर। अनिल राजभर को पार्टी में लाने के पीछे एजेंडा ही यही था कि वो राजभर वोट बैंक पर काम करेंगे। इसी तरीके से सकलदीप राजभर जो पुराने आदमी थे बीजेपी के, उनको पार्टी ने राज्यसभा भेजा, और उनसे भी इस बात की उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं राजभर समाज जुड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से चूंकि ओम प्रकाश राजभर जमीनी नेता माने जाते हैं और उनका उस इलाके में प्रभाव है हर विधानसभा क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों को काउंटर कर पाने में अब तक ये लोग उतने कामयाब नहीं हुए। लेकिन चूंकि अब विधानसभा के चुनाव हैं, राजभर को मनाने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन वो मान नहीं रहे, लगातार वो कुछ मुद्दों को लेकर के अड़े हुए हैं। तो ऐसे में बीजेपी के पास भी विकल्प यही है कि वो जो उनके पास नेतृत्व है उसको और ज्यादा ग्रूम करे, उनको लाने की कोशिश तो एक तरफ चले, लेकिन एक तरफ उस वोट बैंक को कैसे साधा जाए इसकी भी कवायद चलती रहे। तो इसलिए भावनात्मक मुद्दों को उछाला जा रहा है, खासतौर पर गाजी की मजार, जिनकी लड़ाई ऐतिहासिक रूप से कही जाती है कि राजा सुहेलदेव से हुई थी। राजा सुहेलदेव को राजभर समाज का एक तरीके से कहें तो भगवान माना जाता है। तो ऐसे में इसको कनेक्ट कर करके राजभर की पार्टी पर, ओम प्रकाश राजभर पर, उनके परिवार पर, उनके परिवार को मिल रहे राजनीतिक लाभ पर अनिल राजभर ने कमेंट किया है। अब इंतजार होगा कि ओम प्रकाश राजभर इस पर क्या प्रतिक्रिया देकर के चलिए, इंतजार है ओम प्रकाश राजभर या फिर सुभाष सप्रे की तरफ से इस पर क्या कुछ काउंटर होता है। आप मेरे साथ बने रहिएगा अवनीश। बढ़ते आगे, माफिया मुख्तार के गुर्गे शकील हैदर के बैंक खातों की पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है। वजीरगंज पुलिस ने अमीनाबाद स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से ब्यौरा मांगा है। यहां से ही शकील ने फर्जी दस्तावेज लगाकर करीब 107 करोड़ रुपए कर्ज लिया था। पुलिस ने बैंक से कर्ज के लिए लगाए गए दस्तावेज मांगे हैं। वजीरगंज कोतवाली में शीश महल अपार्टमेंट निवासी मोहम्मद शकील से परेशान कई लोगों ने डीजीपी सोमेन वर्मा, चौक एसीपी आईपी सिंह को तहरीर दी, जिसके बाद वजीरगंज कोतवाली में 4 मुकदमे दर्ज किए गए। वही सूत्रों की माने तो ये ईडी माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की संपत्ति को जब्त करेगी। कई जिलों में दोनों की संपत्ति इस वक्त ईडी और जो बाकी एजेंसियां हैं वो खंगाल रही हैं। तो अवनीश विद्यार्थी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अवनीश, ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ, ये पहली बार नहीं है। पिछले 4-4.5 साल से योगी सरकार में एक्शन का और काम हो रहा है। इस पर्टिकुलर मामले को देखें तो ये किस तरीके का मामला है, क्योंकि इसमें बैंक से धोखाधड़ी का भी मामला नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, ये केस तो इन्वेस्टिगेट कर रही है लोकल पुलिस, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अब ईडी जो है एक्शन में आ गई है। अब तक इन माफियाओं की कार्रवाई में उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश का प्रशासन, न्यायालय की भूमिका दिखाई पड़ती थी। जहां न्यायालय के आदेश के आधार पर कार्रवाई होती थी, प्रॉपर्टी जो है वो कुर्क की जाती थी, या सरकारी संपत्तियां अगर कब्जा की गई हैं तो वहाँ बुलडोजर चला करके जो निर्माण हुआ है उसको ध्वस्त किया जाता था। अरबों की संपत्ति उत्तर प्रदेश सरकार ने जब्त की। लेकिन चूंकि अदालत में प्रक्रियाएं इतनी जटिल हैं कि कई बार इस तरह के जो माफिया हैं या इस तरह के आपराधिक लोग हैं वो
वो जो है साठगांठ कर करके अपनी प्रॉपर्टी रिलीज करा लेते हैं। तो ऐसे में ईडी ने अब इनिशिएट किया है, कुछ एफआईआर्स की कॉपी जो है उत्तर प्रदेश सरकार से मांगी गई है और उन एफआईआर्स की कॉपीज के आधार पर, एफआईआर एक दर्ज होनी चाहिए, तो उस एफआईआर की कॉपी के आधार पर जो है अब आगे कार्रवाई होगी। और ये बताया जा रहा है ईडी के सूत्रों द्वारा कि मुख्तार, अतीक अहमद और इस तरह के तमाम जो माफिया हैं उनकी संपत्तियां सीधे अटैच की जाएंगी और जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके तहत जो है ये कार्रवाई होगी और इसमें सीधे तौर पर अटैचमेंट है और वो प्रॉपर्टी फिर आसानी से रिलीज नहीं होती, अदालत में भी काफी हरकत करनी पड़ती है और इसीलिए इन पर शिकंजा कसने के लिए ये कार्रवाई जो है वो करने की तैयारी ईडी की है। नहीं, इसमें अवनीश एक फैक्टर ये भी है कि 107 करोड़ का रकम है, ये छोटा अमाउंट नहीं है और इसमें अगर जो दस्तावेज ईडी ने कॉल किए हैं, मंगवाए हैं, जो जांच एजेंसियां वो उन्होंने मांगा है बैंक से, इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है, तो इसमें कई सफेद पोश भी नपेंगे। नहीं देखिए, बिल्कुल नपेंगे और क्योंकि देखिए ये जो माफिया हैं वो भी सफेद पोस्ट बन चुके थे। माफिया उनका एक आधार बैकग्राउंड जरूर रहा लेकिन वो फिर सफेद पोस्ट हो गए थे, कोई सांसद रहा, कोई विधायक रहा और लंबे समय तक लगातार चुन करके आते रहे। तो ऐसे में एक प्रभाव इनका था, राजनीतिक तौर पर काफी प्रभावशाली थे, तो इन पर कार्रवाई करना वैसे ही काफी कठिन था। सिस्टम के अंदर काफी घुसे हुए थे, सरकारी ठेके, सरकारी विभागों में लगातार उनकी दखलंदाजी थी, बड़े बड़े जो केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के ठेके होते थे उनको संगठित तौर पर ये हासिल करते थे और उनको अपने गुर्गों को दिलाया करते थे। कई सारे ऐसे व्यापार थे जिनमें चाहे मछली का हो, कोयले का हो, सड़कों के निर्माण, मोबाइल टावर्स लेकर के निर्माण का काम हो या उनमें ईंधन वगैरह की सप्लाई का हो, तो ऐसी बहुत सारी कोशिश थी जो ये लोग किया करते थे। उन तमाम कोशिशों करते हुए ये चीज जो है वो आगे बढ़ रही है। चलिए अवनीश, आप बने रहेगा हमारे साथ। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ अब माफियाओं पर एक्शन के लिए ईडी भी अब रोल में नजर आ रही है। चले बढ़ते आगे। उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर है, यूपी के 2 और जिलों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू की जा सकती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से आ रही है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में 4 ऐसे जगह हैं जहां पर कमिश्नरेट प्रणाली लागू है और इसमें 2 और जिलों को शामिल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इसको लेकर यह आदेश दिया है। 3 शहरों में कमिश्नरेट प्रणाली की समीक्षा की जा रही है और माना यह जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले 2 जिलों में इसे लागू किया जा सकता है और ये 3 जिले हैं जहां पर इस वक्त अधिकारी समीक्षा कर रहे हैं। ये प्रयागराज है, आगरा है और गाजियाबाद है। इन 3 में से 2 जगहों पर विधानसभा चुनाव से पहले नया कमिश्नरेट प्रणाली लागू किया जा सकता है। सीएम और कैबिनेट की मंजूरी के बाद इनमें कमिश्नर की नियुक्ति होगी। इस वक्त उत्तर प्रदेश में 4 जगहों पर कमिश्नरेट प्रणाली लागू है, लखनऊ, नोएडा, कानपुर और वाराणसी। अब इसमें आगरा, गाजियाबाद और मेरठ का भी नाम, तो 3 ऐसे जिले हैं जिनकी समीक्षा हो रही है। प्रयागराज है, आगरा है और गाजियाबाद है। इन 3 में से 2 पर मोहर लग सकती है। अवनीश विद्यार्थी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, अगर हम बात करें तो ये एक सफल फॉर्मूला माना जा रहा है क्योंकि जब से ये कमिश्नरेट प्रणाली 4 जगहों पर, कानपुर हो, नोएडा हो, वाराणसी हो, लखनऊ में इंप्लीमेंट किया गया, इसको लागू किया गया है, स्थिति सुधरी है। तो सरकार को संभवतः इससे हौसला मिला है कि जो बड़े जिले हैं वहां पर इस प्रणाली को लागू किया जाए ताकि बेहतर तरीके से शासन को चलाया जा सके। देखिए, माइक्रो मैनेजमेंट का फॉर्मूला है और इस पर तमाम विशेषज्ञों ने पहले भी अपनी राय सुप्रीम कोर्ट में दी थी और उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार अधिनियम के तहत जो है ये आदेश दिए थे किस तरीके से पुलिस सुधार अधिनियम जो है वो राज्यों में लागू किया जाए और लगातार अदालत की ओर से इस संबंध में निर्देश रहे। कई सारे आदेश राज्यों ने माने, कई सारे नहीं माने, लेकिन अब चूंकि उत्तर प्रदेश में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू कर ली गई है और उस पुलिस आयुक्त प्रणाली के सकारात्मक परिणाम भी आए हैं, कई नकारात्मक विषय भी हैं, लेकिन सकारात्मक परिणाम ये है कि अपराधों में कमी आई, उनकी मॉनिटरिंग गहन तौर पे हो पाई, वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में तैनाती मिली और उस तैनाती का नतीजा ये रहा कि छोटे छोटे पॉकेट्स में जो अपराध हुआ करते थे, संगठित अपराध हुआ करते थे, उनमें जवाबदेही, जिम्मेदारी भी तय होने लगी। तो इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए और प्रधानमंत्री का भी अभी आपको हाल का उद्बोधन याद होगा, उन्होंने इस बात को कहा था कि पुलिस आयुक्त प्रणाली अधिकारियों की एक बैठक के अंदर कि पुलिस आयुक्त प्रणाली एक अच्छा टूल है जिसके माध्यम से कानून व्यवस्था को भी बेहतर किया जा सकता है और लोगों के प्रति जो रिस्पॉन्स सिस्टम है क्राइम के मामले में, खासतौर पर महिलाओं से जुड़े हुए अपराध के मामले में, वो तेज किया जा सकता है, जवाबदेही तय की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के इस बयान का भी असर है कि उत्तर प्रदेश में इस कार्रवाई को और तेज किया जा रहा है और अब 4 शहरों के बाद अब
दो और शहर इसमें जुड़ने जा रहे हैं। आबादी के लिहाज से प्रयागराज भी बड़ा है, आगरा भी बड़ा है, गाजियाबाद भी बहुत बड़ा है, यहाँ तक कि मेरठ और बरेली को भी लेकर के मांगे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि इन 3 में से कोई 2 शहर ऐसे होंगे जहां पर पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी यानी एडीजी स्तर के अधिकारी को पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी दी जाएगी और इस मसौदे को जल्दी उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मंजूरी भी मिल जाएगी। तो ये हम मान सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार इस पर इंप्लीमेंट कर इस पर मुहर लगाकर इस प्रणाली को लागू कर देगी? ये निश्चित मानिए विधानसभा चुनाव घोषित होने से भी पहले ये प्रक्रिया हो जाएगी। मुझे लगता है अगले 10 से 15 दिन के अंदर या हो सकता है सप्ताह भर के अंदर ही इस पर राज्य सरकार निर्णय ले ले। और चूंकि ये प्रस्ताव तैयार हो गया, गृह विभाग की ओर से मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज भी दिया गया है। अब इस पर अंतिम मुहर लगनी है। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ये कैबिनेट में लाया जाएगा और उसके बाद इस प्रस्ताव को अमली जामा पहना दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवनीश इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त यही है कि उत्तर प्रदेश के 3 जिलों को लेकर समीक्षा हो रही है जहां पर कमिश्नरेट प्रणाली को लागू किया जाना है और विधानसभा चुनाव से पहले 2 जिलों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू की जा सकती है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में 4 जिले हैं जहां पर कमिश्नरेट प्रणाली ऑलरेडी लागू है। अगली खबर प्रयागराज से है जहां पर एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। अतीक पर 31 साल पुराने मामले में आरोप तय हुए हैं। प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ एक 31 साल पुराने मामले में आरोप तय कर दिए हैं। पूर्व विधायक अशरफ के विरुद्ध भी आरोप तय किए गए हैं। 5 साल पुराना यह मामला है जिसमें पूर्व विधायक अशरफ के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। 27 अगस्त को गवाहों को पेश करने का आदेश दिया गया है। अदालत के सरकारी पक्ष को पेश करने का आदेश है। एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के विरुद्ध 31 साल पुराने मामले में आरोप तय किया है। साथ ही कि अतीक अहमद के भाई और पूर्व विधायक अशरफ के विरुद्ध भी 5 साल पुराने मामले में आरोप तय किया गया है। हालांकि अतीक और अशरफ ने आरोपों से इनकार करते हुए मामले का परीक्षण कराए जाने की मांग की है। अदालत ने 27 अगस्त को गवाहों को पेश करने का आदेश सरकारी पक्ष को दिया है। अदालत की यह कार्रवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की गई। विशेष कोर्ट के न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, एडीजीसी राजेश कुमार गुप्ता, वीरेंद्र सिंह और अतीक अहमद की ओर से पेश अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनकर आरोप तय किया है। माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद पर आरोप है कि 18 मार्च 1990 को थाना प्रभारी धूमनगंज कालीचरण और एक दरोगा को भयक्रांत करने के लिए अपशब्द कहकर हमला किया। लोक सेवकों को लोक प्रशांति भंग करने के आश्रय से अपमानित कर जान से मारने की धमकी दी गई। आलोक मालवीय इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो चीफ प्रयागराज से। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ आलोक, ये प्रकरण काफी पुराने हैं और इस मामले पर अब आरोप तय हुए हैं। इसका मतलब है कि पूर्व सांसद और पूर्व विधायक की मुश्किलें इस पर्टिकुलर मामले पर बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का दबदबा रहा है, जिसको लेकर कोई जुबान खोलने के लिए भी तैयार नहीं था। लेकिन इसके बाद जब से योगी की सरकार आई है तब से धर्मराज माफियाओं पर कार्रवाई लगातार जारी है। माफिया के 300 करोड़ के एम्पायर को चकनाचूर करने में योगी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। इसके बाद अब कोर्ट से भी अतीक अहमद और उनके भाई को भारी झटका लगा हुआ है, जिसको लेकर पूरे जो गवाह हैं उन्होंने इनके खिलाफ बयान भी दिए हैं। तो काफी मुश्किलें अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की बढ़ सकती है। जी चलिए आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर के अंदर रामलला के अस्थायी मंदिर में 498 सालों के बाद भगवान श्री राम चांदी के झूले में झूला झूलने जा रहे हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 21 किलो चांदी से भगवान श्री राम का झूला बनवाया है। भगवान राम नाग पंचमी को चांदी के झूले में झूलेंगे और सावन पूर्णिमा तक रामलला चांदी के झूले में राम भक्तों को दर्शन देंगे। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि रामलला आज नाग पंचमी के दिन झूले पर विराजेंगे। कल यह झूला रामलला मंदिर में पहुंच गया था। आज सुबह रामलला झूले में विराजेंगे। रामलला को कजरी गीत भी सुनाए जाएंगे। राघवेंद्र शुक्ला इस वक्त मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं अयोध्या से। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ राघवेंद्र, क्या कार्यक्रम है आज अयोध्या में नाग पंचमी के दिन?
बिल्कुल देखिए, सावन के महीने में अपने अपने आराध्य का सभी झूलनोत्सव कराते हैं और ऐसे में मान्यता है कि सावन माह में झूलनोत्सव का जो कार्यक्रम होता है बेहद ही फलदायक होता है। इसी क्रम में भगवान रामलला को चूंकि 500 साल पुराना एक बड़ा विवाद थमा है, राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, रामलला जो है अपने मंदिर में विराजमान होंगे। रामलला के लिए चांदी का एक झूला मंगाया गया है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से, और आज नागपंचमी के दिन यानी अभी कुछ ही देर में रामलला इसी चांदी के झूले पर विराजमान होंगे और आचार्य सत्येंद्र दास जो मुख्य पुजारी हैं झूलनोत्सव कराएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग भी उस समय मौजूद होंगे और एक ऐतिहासिक पल होगा, क्योंकि एक बड़ा विवाद थमा 500 साल पहले ही कहीं रामलला जो है एक झूलनोत्सव हो पाता था, टेंट यहाँ लगा हुआ था और टेंट के बाद नीचे ही विराजमान होते थे। ठंड का मौसम था, गर्मी होती थी, कोहरा होता था, कभी भी किसी भी तरह के मौसम में रामलला शायद अपने महल में या अपने मंदिर में नहीं हो पाते थे, टेंट के नीचे होते थे, बड़ा कष्ट होता था। लेकिन अब विवाद थमा, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे में पहली बार एक चांदी के झूलनोत्सव में आज रामलला की प्रतिमा जो है झूला झूलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां पर एक पुराने मकान की छत गिर गई। मलबे में मां बेटा समेत 3 लोगों के दबे होने की खबर है। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने राहत और बचाव का कार्य शुरू किया। आनन फानन में मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। फिलहाल सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस हादसे में 2 बकरियों की मौत हो चुकी है, जबकि एक भैंस इसमें जख्मी है। तो फिलहाल इस मामले में जितने भी घायल हैं सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसमें जानवरों को भी चोट आई है, 2 बकरियों की मौत हो गई है, एक भैंस इसमें जख्मी हुआ है, भैंस जख्मी हुई। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बारिश के मौसम में इस तरीके के जो पुराने घर होते हैं, कमजोर घर होते हैं, इनके टूटने से, इनके गिरने से कई जगहों पर हादसे होते हैं। आज रठेरा ग्राम पंचायत थाना गन्नाहाट तहसील मैनपुरी में छत गिरने का मामला सामने आया है, जिसमें 3 लोग, एक दादी, एक पिता है और एक बच्चा है, जिनके घायल होने की सूचना है। और इन सभी तीनों घायलों को हम लोगों ने जिला अस्पताल के इमरजेंसी में अभी उपचार करा रहे हैं। और जो भी पूरे डॉक्टर की टीम है यहाँ पे, जितनी भी सुविधाएं दी जा सकती हैं मेडिकल की वो दी जा रही हैं, और जो भी अग्रिम जो भी डॉक्टर्स की समझ में या राय में होगा वो कदम उठाया जाएगा। मकान गिर गया, मकान था बना हुआ पुराना टाट का था, वो गिर गया। ऊपर से लोग नीचे बैठे, मेरा जाना हुआ होता है, मकान गिर गया ऊपर से। सोचे लोग सब लोग दब गए, मिसियाँ बैठे हुए थे, वो सब दब गए पानी में। कौन कौन दब गया था? मेरी सासू माँ, मेरे जेठ, तो मेरी दलाली तो होता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।